हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CS IP मिथुन जायसवाल और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अंदर फाइनेंशियल डिसीजन। एक फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय हमको बेसिकली तीन प्रकार की डिसीजन प्रॉब्लम्स होती है। पहला, डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एंड डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड। ये इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, ध्यान से फोकस होकर देखोगे, आपको इसमें बहुत ही मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। तो आते हैं हमारे उसके ऊपर। ओके, तो फाइनेंशियल डिसीजन मैंने आपको बताया ऑलरेडी। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर बेसिकली जो फाइनेंस मैनेजर होता है, बेटा जी एक मैं आपको गाइड कर दूं, एक गाइड कर देता हूं पहले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन होता है बेटा? जैसे एक बड़ा कॉर्पोरेट होता है ना, तो उसके अंदर एक प्रोडक्शन की अलग टीम होगी, सेल्स की अलग टीम होगी, देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अलग टीम होती है और फाइनेंस की अलग टीम होती है। अगर आपको फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट हो तो आप एक सीए के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि सीए के अंदर एक अकाउंटिंग का एक अलग सब्जेक्ट होता है, फाइनेंस का भी एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो वो आपको मदद करता है। आपको अगर फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट हो तो आप सीए के बारे में सोचना। और अगर सीए के बारे में सोचो, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूं। हम चलाते हैं सीए का कोर्स न्यू चांदखेड़ा के ऊपर सरजू अरीना के अंदर। तो आप या तो मेरे को कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर आप सीए के बारे में सोच रहे हो। हमारा जो फीस होती है बड़ा ही रीजनेबल है, और जो फैकल्टीज है बड़ी ही क्वालिफाइड रहती है, आपको मदद करती है। ये जो टफेस्ट एग्जाम जो होती है इंडिया की, उसके अंदर आपको पास कराती है। ठीक है, तो बड़ा ही हमारा अच्छा एक सिलेबस होता है। हम ये बता दूं, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूं सीए के बारे में। तो सीए बेसिकली जो फाउंडेशन का जो कोर्स है, उसके अगर आप एग्जाम सीए के बारे में सोचो, तीन लेवल आएंगे: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। फाउंडेशन का जो कोर्स होगा, फाउंडेशन की जो एग्जाम होती है साल में 3 बार आती है। अगर आप सोच रहे हो तो पहली एग्जाम आएगी आपकी बेटा सितंबर के अंदर, और सितंबर के लिए हमारे मार्च में जब एग्जाम खत्म होती है तब से लेकर सितंबर के लिए टोटल अराउंड 6 मंथ्स मिलते हैं। कितने मंथ्स मिलेंगे? 6 मंथ्स। उसके अंदर हम यहाँ पे टारगेट करते हैं 4 साढ़े 4 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीशन का, और एक करीबन 1.5 महीना आपको मिलता है सेल्फ प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस होती है, जहां पे हम 6 से 7 घंटा 8 घंटे तक एकदम प्रिपरेशन करवाते हैं, आपके रेगुलर टेस्ट वगैरह करवाएंगे, आपके रिविजन्स वगैरह भी करवाते हैं। तो अगर आप सोचो तो मार्च के बाद तुरंत ही क्लासेस चालू हो जाएगी, इसलिए आप आज ही अब मेरे को बता सकते हैं। जब भी आप सोच रहे हो कि सर मैं क्लासेस के बारे में सोच रहा हूं और मैं आपके साथ पढ़ने के लिए उत्सुक हूं, तो आप मेरे को बोल सकते हैं ताकि मैं आपकी एक सीट रिजर्व कर सकूं। बेटा एक चीज याद रखना, क्योंकि हम वो यूं भेड़ बकरियों की तरह नहीं पढ़ाते, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, और हम जो बच्चों के ऊपर काफी फोकस करते हैं, क्योंकि ये उनके फ्यूचर का सवाल होता है। तो अगर आप भी अगर ऐसा सोचो तो मेरे को डीएम में जरूर लिखना कि सर आई एम इंटरेस्टेड टू स्टडी अंडर यू, तो हम आपकी सीट रिजर्व करेंगे। दूसरी चीज, हम यहाँ पे आपको डेमो वगैरह भी देते 7 डेज का। कोई क्लासेस नहीं देता होगा इतना 7 डेज का डेमो। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स होता है ना, टफ होता है। हम बच्चों को बोलते हैं तुम बैठो और देखो कि 7 दिन के अंदर ये कोर्स तुम्हारे लिए, तुम इस कोर्स को, मतलब ये जो कोर्स है तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कितनी बार क्या होता है, बच्चे है ना जोश जोश में, हाँ अपन बनेगा सीए, और जब कोर्स के अंदर घुसते हैं, बोले भाई कहाँ आ गए हम, सर ये माफ करो। लेकिन वहां पे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा सीए इंस्टीट्यूट की फीस पे की है, बेटा क्लासेस की फीस पे की है, अब तो तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें वो बेचारा ना चाह के भी पढ़ता है, घसीटता है, फिर ऊपर से आधा सिलेबस ऊपर से जाता है, आधा रोंगता जैसे तैसे एग्जाम देता है, फिर फेल होता है, फिर बोलता है पापा अबे नहीं था, प्लीज मैंने बीजू कोई सस्तो सारू कोर्स करवा दो। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए बच्चों को डेमो वगैरह देता हूँ, ताकि 7 दिन में उनको आइडिया आ जाता है कि हाँ ये मेरे बस का है और मैं इसके अंदर अच्छे से फोड़ूंगा। और कितनी बार क्या होता है कि सभी कोर्स सभी के लिए नहीं बने। जैसे मैं खुद सीए हूं, लेकिन अगर कोई मेरे को बोलेगा कि भाई साइंस पढ़ना, मैं बोलूंगा भाई माफ करो ये मेरे बस का नहीं है। वैसे ही क्या होता है, सीए सभी का बस का नहीं होता। इसलिए अगर आप सोच रहे हो तो मेरी डेमो वाली क्लासेस में जरूर से आना, 7 दिन तक पढ़ना, मजा आए तो फिर आप उसको कंटिन्यू करना कि हाँ सर
मैं इसके अंदर जो अकाउंट्स, क्योंकि हर एक चीज, ये जो आप गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस है ना, वो भी पूरा 12th का वहां पे आपको देखने का मिलेगा, लेकिन कैसा होता है, वो सिर्फ 10% होता है, बाकी 90% तो क्या होता है, डिटेल एकदम समुद्र की गहराई। मैं बोलता हूं कि जो हम 12 पढ़ रहे हैं ना, वो समुद्र के ऊपर ऊपर बस स्विमिंग कर रहे हैं। जब हम, आपने देखा होगा ना, वो समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं, जहां पे मछलियां तैरी होती है, उसको आप एकदम नजदीक से देखते हो। तो ये वैसा ही यहाँ पे भी होता है, हम जो कोर्स का जो कंटेंट है ना, एकदम गहराई में जाते हैं, उसको एकदम डीपली समझते हैं, तभी तो इसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ओके, तो अगर आप सोच रहे हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, और या तो श्रीधर इंस्टीट्यूट न्यू चांदखेड़ा आप मेरे को फोन भी कर सकते हो। गूगल माई बिजनेस में हमारा अकाउंट आपको मिल जाएगा, सर्च करना गूगल पे, तो वहां पे नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आते हैं हमारे, ये मैं बेसिकली बात कर रहा था बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, और जो फाइनेंस की एक टीम होती है जो बिजनेस के अंदर देखती है कि कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा। एक फाइनेंस का जो बिजनेस फाइनेंशियल जो टीम होती है ना, उसका भी बहुत मजेदार मतलब ये होता है, रोल होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर फाइनेंस चाहिए। अगर एक पल के लिए भी, जैसे हमारी बॉडी है ना, वहां पे ब्लड सर्कुलेट होता है, और एक सेकंड के लिए भी ब्लड अगर रुक जाए तो वहां पे बॉडी काम करनी बंद हो जाएगी। हार्ट तक अगर ब्लड नहीं पहुंचे एक सेकंड भी, तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर अगर एक दिन भी अगर फाइनेंस रुक जाता है ना, तो सारी एक्टिविटी खत्म, फिनिश, खलास। तो लोग मजाक उड़ाने का, लोग हवा फैलाते हैं कि ये बिजनेस उठ गया है, कंपनी खत्म हो चुकी है, कंपनी का पैसा नहीं रहा है, अपने अपना फंड निकाल लो, ऐसी तक सिचुएशन आ जाती है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल टीम होते हैं, उसको फाइनेंस को मैनेज करना बहुत अच्छे से करना पड़ता है। तो क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर हम देखते हैं कि हाँ, इसके अंदर जो डिसीजंस होते हैं, कौन कौन से बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है। तो पहला डिसीजन लेता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, दूसरा फाइनेंसिंग से रिलेटेड, एंड तीसरा डिविडेंड से रिलेटेड। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा होता है बेटा जी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कैपिटल, फिक्स कैपिटल के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किसके अंदर? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, वो डिसीजन लिया जाता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। जैसे कि लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड, मैंने आपको बोला कि जो भी हमारा जो लॉन्ग फंड होता है, लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट। ओके, फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक decision regarding selection of those asset which the capital fund is to be invested in the future। मतलब कहां पे हमारी कैपिटल एसेट्स, कहां पे जो कैपिटल फंड जो हमने रेज किया है ना, जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल फंड आया था हमारे पास, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन फंड और हमारा ओन फंड। इसको हम क्या करते हैं? इसको इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहां करते हैं? इन्वेस्ट कहां करते हैं? फिक्स कैपिटल के अंदर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ऐसे आंख बंद करके नहीं, चलो एक काम करो, ये बिल्डिंग पसंद आ रही है, बिल्डिंग खरीद लो, ये मशीन खरीदो पसंद आ रही है, मशीन खरीद लो, ओ वाओ, क्या एयर कंडीशन खरीद लो, ये कंप्यूटर खरीद लो, ये टेबल खरीद। अरे भाई, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते जो ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए हमको बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। इस डिसीजन को बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। क्या बोला जाता है? capital budgeting। investment decision is also called capital budgeting। okay, element of risk involved is in the decision to the related to the investment। मतलब यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट फेल तो बिजनेस फेल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हाई रिस्क होता है। hence the investment decision should be evaluated in terms of expected return and risk। कि यहाँ पे कितना रिस्क है, यहाँ पे कितना रिटर्न है। एक मूवी आई थी हमारे हर्षद मेहता 1992, रिस्क है तो वो बोलता है ना, लाला रिस्क है तो इश्क है। वापस से बोलो, लाला रिस्क है तो इश्क है। और આપણે તો ગુજરાતી એટલે रिस्क तो लेवाना ज। तो देखो यहाँ पे तो हर्षद मेहता क्या होता है, गुजराती होता है, वो बोलता है कि एक गुजराती के जीवन में से जलेबी, फाफड़ा और रिस्क, इसको आप दूर नहीं कर सकते। सही बात है ना? कमेंट में लिखो, सही बात है। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क को ध्यान में रख के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सारी मेथड्स है, जो जिसकी मदद लेके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। जैसे कि पे बैक मेथड, ये सारी मेथड्स वैसे तो हम सीए के अंदर आपको बताते हैं। यहाँ पे मैं क्या है, मैराथन चला रहा हूँ, इसलिए इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पूछा भी नहीं जाता। तो हम खाली देख लेते हैं
बाकी हम जब रेगुलर क्लासेस चलाते हैं तो उसके अंदर बड़ा ही डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो पे बैक मेथड होती है जहां पे हम क्या करते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं तो वो हमको कितने साल के अंदर रिटर्न उसका पैसा वसूल हो जाएगा, जिसको हम पे बैक मेथड बोलते हैं। रेट ऑफ रिटर्न मेथड मतलब कि इस मशीन को खरीदने से कितना मेरे को रिटर्न मिलेगा, कितना परसेंट मेरे को प्रॉफिट छूटेगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब होता है कोई अगर एसेट में पैसा लगाया तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मेरा आउटफ्लो होता है जिसके सामने मेरे को इनफ्लो होता है, और वो इनफ्लो को मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं, और कन्वर्ट करने के बाद देखता हूं कि मेरा आउटफ्लो जो हुआ था जिसके सामने जो मेरा इनफ्लो है वो नेगेटिव है, जीरो है कि पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो जीरो नेगेटिव है तो मैं तो इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, और जीरो पे मैं मेरा जो डिसीजन होगा ठीक ठाक होगा कि कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ। मतलब पॉजिटिव या तो नेगेटिव केस के अंदर तो सर्टेन है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना और इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। ठीक है जी, ओके। तो ये कुछ मेथड है। ये मेथड कौन सी मेथड है बेटा जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड, कि आप जब डिसीजन लो तो किस बेस पे डिसीजन लो, तो ये मेथड आपको हेल्प करती है डिसीजन लेने में। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग का भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना नीड फॉर टोटल कैपिटल, हमको ये ध्यान में रखना भाई यहाँ पे कि फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। मान लो आप घर से पैसा लाए 1 लाख और आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो 10 लाख, क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसा कुछ सोचे मत, तो ये इन्वेस्टमेंट आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है। एस्टिमेशन ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिसीवेबल इन द फ्यूचर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें से कितना रिटर्न निकलेगा। अगर रिटर्न ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा अगर 15% रिटर्न, वाओ, इन्वेस्टमेंट करो। 2% का रिटर्न है, अरे छी छी, 2%, इससे अच्छा मैं एफडी में पैसे रख के 5% 6% इंटरेस्ट नहीं खाऊं। तो यहाँ पे 2% पे हम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ओके, एलिमेंट ऑफ रिस्क, मैंने बताया था रिस्क है तो इश्क है। रिस्क कितना, अगर रिस्क बहुत ज्यादा है इस बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस में 9% रिस्क है, एक में 90% रिस्क है, 90% को छोड़ो, 9 वाले को पकड़ लो। मतलब क्या होता है, रिस्क को भी देखा जाता है आपको डिसीजन लेते समय। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटा जी आपके पास घर से लाए थे 1 लाख रुपए, आपने जो मशीन थी ना उसमें 90,000 लगा, कितने लगे 90, आपके हाथ में कितने बचे, सिर्फ 10,000 बचे। अरे ये 10,000 से बिजनेस कैसे चलेगा, वर्किंग कैपिटल का क्या होगा। तो आप जब भी डिसीजन लोगे तो आप ये भी देखोगे कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे अवेलेबल होने चाहिए। मतलब कि आप 1 लाख रुपए लाए, आपने इन्वेस्टमेंट किया फिक्स कैपिटल मतलब मशीनरी वगैरह में 40,000 लगाए, आपके पास बच गए 60,000 रुपए। ये जो 60,000 है आप ये 60,000 से इजीली क्या कर सकते हो, डे टू डे बिजनेस रन कर सकते हो, डे टू डे बिजनेस रन कर सकते हो। मतलब आपके पास इनफ वर्किंग कैपिटल रहेगी। तो मतलब क्या कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लो तो हमेशा वर्किंग कैपिटल को भी ध्यान में रखना कि सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में मत लगा देना। नेक्स्ट, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करें वो कितनी लाइफ की है, वो जो प्रोजेक्ट है उसमें से कितना रिटर्न मिलने वाला है, उसकी कितनी लाइफ है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा ये वर्किंग कैपिटल जैसा लिखा ना वैसे ही कि 1 लाख के सामने, 1 लाख के सामने आपने क्या किया, 1 लाख के सामने आपने 90,000 पैसा किसके अंदर लगा दिया, कैप फिक्स एसेट्स के अंदर, मशीन के अंदर, उसमें ही पैसा लगा दिया। ये 1 लाख एग्जांपल है, आप उसको 10 लाख भी ले सकते हैं, 1 करोड़ भी ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ ना कुछ, मतलब आप वैसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि कुछ कैपिटल के अंदर रहेगा और कुछ आपका बैंक बैलेंस रहेगा, कुछ आपका कैश फॉर्म में रहेगा, कुछ इन्वेंटरी फॉर्म में रहेगा। सारा का सारा पैसा फिक्स कैपिटल में मत लगाना। नेक्स्ट है कैपिटल रेस्टिंग। कैपिटल रेस्टिंग मतलब उसको कैपिटल को ढंग से अलोकेट करना, फिक्स कैपिटल कैश के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, डेटर्स के अंदर, उसको बोलते हैं कैपिटल रेस्टिंग होना चाहिए। सर्टेन और अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द अर्निंग इन फ्यूचर, बेटा जी यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो अर्निंग है वो सर्टेन है कि अनसर्टेन। अगर आपकी अर्निंग अनसर्टेन है और आपने पूरा पैसा फिक्स कैपिटल में ब्लॉक कर दिया तो फिर कैसे धंधा करोगे, समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, तो फटाफट एक मैं वापस बता दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन। उसमें हमारी बेसिकली कितनी प्रॉब्लम्स आती है, 3 प्रॉब्लम आती है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से पैसा लेके आए, और कहाँ ये डिविडेंड दे कि नहीं दे। उसमें पहला क्या दिया, लिखा हमने इन्वेस्टमेंट करें तो किस में करें और कौन सी एसेट्स के अंदर करें।
कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है, फैक्टर्स अफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि फंड कितना चाहिए होगा, रिटर्न कितना छूटेगा उसमें से, उसका कैश फ्लो कितना रिसीवेबल होगा, रिस्क कितना है, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा लगता है, इकोनॉमिक लाइफ कितनी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सिग्निफिकेंस कितना है, कैपिटल रेशनिंग क्या है हमारा, एंड सर्टेन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम। ओके जी, ओके, आ रहा है ना मजा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का डिसीजन कौन सा होता है, अगर फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली बेटा ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का लेक्चर मैंने बड़ा ही वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके जरूर से चेकआउट करना, इसको पढ़ने से अच्छा, क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने एकदम डिटेल मैनर में किया हुआ है। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब इक्विटी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी प्लस डिबेंचर, इक्विटी विद प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, ये सबको क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर किसका पैसा होता है, ओन फंड भी होता है और डेब्ट से भी पैसा लेता है। हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो डिसीजन लेता है कितना पोर्शन में इक्विटी में रखूं, कितना डेब्ट से लेके आऊं, इसको क्या करके चलना पड़ता है, यहाँ पे उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। ज्यादा अगर डेब्ट से लिया होगा ना तो कंपनी चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको उसके बीच में बैलेंस रखना पड़ता है। कैपिटल हैविंग अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, हमारे पास प्रॉपर प्रोपोर्शन, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है जिसको आपको याद रखना है। कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रॉपर इक्विटी एंड डेब्ट का बैलेंस होता है उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एक नंबर का एमसीक्यू आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जहां पे प्रॉपर बैलेंस हो किसका, इक्विटी एंड डेब्ट का, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज लेस रिस्की होता है, वहां पे रिटर्न भी क्या होता है, हाई होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना है, मतलब किसको ध्यान रखना है, कैपिटल स्ट्रक्चर को। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, क्या उनका कॉम्बिनेशन रखना है, वो ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो इम्बैलेंस हुआ ना तो बिजनेस लॉस में चले जाएगा, आपका इंसॉल्वेंसी में चला जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाओगे, बिजनेस आप रन नहीं कर सकोगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको ये डिसीजन बहुत अच्छे से लेना पड़ता है। अगर आपने प्रॉपर बैलेंस रखा ना किसके बीच में बेटा, इक्विटी एंड डेब्ट के बीच में, तो उससे क्या होगा, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम के क्या फायदा है, ऑप्टिमम लेस रिस्की होता है, जिसमें रिटर्न क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो आपका अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये छाप के आना, एक में से एक नंबर, वन में से 1 मार्क पक्के हैं। प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट, जिसके कारण रिस्क कम एंड प्रॉफिट ज्यादा। ठीक है जी, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग, अब इसमें क्या है, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी नीचे डिटेल में हमारे लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रखी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इंटरनल मतलब ऐसे फैक्टर जो कंपनी के विदिन होते हैं, एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी के आउटसाइड होते हैं। इंटरनल में क्या होता है, मतलब कि हम जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो इसमें कितनी, अगर मैं बोलूं कि बेटा जी मेरे को बिजनेस चालू करना है, 1 लाख से कर लूं क्या, बोले हाँ हाँ कर लो। अगर दूसरा व्यक्ति पूछता है कि सर मैं 1 लाख से बिजनेस चालू कर लूं क्या, हाँ हाँ कर लो। अरे बेटा ऐसे 1 लाख रुपए होने से बिजनेस चालू नहीं होता। आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, आपका प्रोडक्शन मेथड कैसा है, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, ये सारी चीज को देखना पड़ता है, तभी तो डिसाइड होती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे फैक्टर स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल फैक्टर में आता है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आपका नीचे को बिजनेस कैसा है, बिजनेस का ग्रोथ कैसा है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसी है, नेचर ऑफ एसेट कितना है, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर कितना है, कैसा है। ठीक है, इसको डिटेल के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ, उसको जरूर से देखना। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि क्या, कैपिटल हमारा कंडीशन ऑफ मार्केट, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इश्यू कॉस्ट, यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर क्या है, एफआईआई एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंडियन वाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है मार्केट के अंदर, लीगल रिस्ट्रिक्शन कितना है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या है, ये सब क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स के। ओके, तो अब तक बेटा हमने दो चीज को कवर अप किया है। पहला वाला देखा हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, और दूसरा वाला देखा फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिसीजन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं डिविडेंड। बेटा डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड बेटा दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि वो जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है, जैसे एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गया ना, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, वहां पे क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म आपने देखा होगा, पार्टनर को शेयर प्रॉफिट शेयर किया जाता है। वैसे ही हमारा अगर क्या है, कंपनी है, क्या है, कंपनी है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट किस फॉर्म में दिया जाता है,
इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या कौन से फॉर्म में दिया जाता है? डिविडेंड के फॉर्म में। तो यहाँ पे डिविडेंड देना है, कितना देना है, कितना परसेंट देना है, कब देना है, एक साल में एक बार देना है, 2 बार देना है, 5 बार देना है। और अगर डिविडेंड से अगर प्रॉफिट दे दिया तो हमारे पास कंपनी के पास कितना पैसा बचेगा, कंपनी की वर्किंग कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सब चीजों को ध्यान में रख के ही डिविडेंड का डिसीजन लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे ये भी क्या होता है, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है। ऐसे नहीं कि एक काम करो, डोनर प्रॉफिट दो शेयर होल्डर को, ये भर के डिविडेंड, अरे अपने बापू का राज नहीं है, सब चीजों को ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? डिसीजन लेने पड़ते हैं डिविडेंड से रिलेटेड। तो क्या क्या बेटा आता है? तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। मैंने आपको बोला कि डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसको करती है? शेयर होल्डर को। तो वापस है, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किसको दिया जाता है? टू द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको किया जाता है? शेयर होल्डर को। ओके, डिविडेंड इज अ रिटर्न टू द शेयर होल्डर ऑन द इन्वेस्टमेंट। जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके कंपनी में पैसा लगा रहे उसके ऊपर उनको रिटर्न मिलना, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। एज अ कंपनी इज डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश और चेक ऑन अ पेड अप कैपिटल। जो हमारी पेड अप कैपिटल होती है ना, पेड अप कैपिटल, जैसे कि जो कैपिटल कंपनी बोलती है कि उसका 10% क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ कि पेड अप कैपिटल के ऊपर डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे दिया? कैश भी दे सकते हो, चेक भी दे सकते हो। ओके, तो अब फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक द डिसीजन कि हमको कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमको बिजनेस में रखना है। सपोज कि हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का? 1 लाख। कंपनी बोलती कि नहीं नहीं, इस बार हम सिर्फ 60,000 का प्रॉफिट क्या करेंगे? डिविडेंड दे देंगे। मतलब कंपनी अपने पास कितनी रख रही है? रिटेन कितना कर रही है? रिटेन कर रही है। रिटेन मतलब अपने पास रखना 40,000। उसका क्या करेगी? उसका कंपनी या तो इन्वेस्टमेंट करेगी दूसरे एसेट्स वगैरह के अंदर, या तो क्या करेगी? वर्किंग कैपिटल के लिए यूज में लेगी। क्या लेगी? वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे बिजनेस के अंदर भी यूज में ले सकती है। समझ गए ना? इसलिए तो वो रिटेन कर रही है। इसलिए हमारा बहुत ज्यादा होता है कि अगर हमने पूरा का पूरा डिविडेंड दे दिया तो फिर चलाएंगे कैसे कंपनी? समझ रहे हो ना? तो यही तो हमको डिसीजन लेना है। तो द पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब ये क्या होता है, कितनी बार शेयर होल्डर बोलते हैं अरे मेरी कंपनी तो 100% डिविडेंड देती है। कितना? 100% डिविडेंड देती है। एक बोलता मेरी कंपनी तो सिर्फ 1% देती है। मैं तो अपनी कंपनी को बंद करके वो कंपनी में शेयर डालूंगा जिसके अंदर 100% रिटर्न मिल रहा है, जिसमें 20% रिटर्न दे दी साल का, 25% दे दी, 50% दे। दूसरा वाला बोलता है जिसकी कम रिटर्न देती है वो बोलता है यार मजा ही नहीं आता, कंपनी तो साल का 2% रिटर्न दे दी, 5%, 3%, 5% रिटर्न दे दी, मेरे को तो इसमें बिल्कुल ही रस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिविडेंड होता है ना वो बहुत क्रूशियल होता है। कंपनी सोचते कि काम करते हैं, कंपनी का पैसा कंपनी में ही रखते हैं, शेयर होल्डर को नहीं देते। शेयर होल्डर बेचारा नाराज हो जाता है और उसको कंपनी में से भरोसा उड़ जाता है, इसलिए वो दूसरी कंपनियों में भागता है। समझे? इसलिए हमको कंपनी के शेयर होल्डर अगर दूसरी हमारी कंपनी के शेयर सोल्ड आउट करने लगेंगे तो हमारी कंपनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। जितना हमारे कंपनी की वैल्यू गिरेगी उतना शेयर होल्डर का भरोसा और कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए डिविडेंड को देना पड़ता है। ठीक है, अब कितना देना पड़ता है वही तो डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे देखो, इफ द मेजर पोर्शन ऑफ द, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हमने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वहां पे हमारे पास रिटेन अर्निंग बहुत कम हो जाएगा। प्लफिंग बैक मतलब रिटेन अर्निंग वो बहुत कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मेजर पोर्शन हमने प्रॉफिट के अंदर री इन्वेस्टमेंट कर दिया तो डिविडेंड के लिए बहुत कम पैसा बचेगा। या तो आप पैसा घर में बचा लो, घर में मतलब कंपनी के पॉइंट से बोल रहा हूं, अगर कंपनी अपने पास ही पैसा रख लेती है तो डिविडेंड कम मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड के लिए पैसा ज्यादा दे दिया तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे? समझ रहे ना? इसलिए कितना पैसा रखें यार समझ नहीं आ रहा। अगर बिजनेस में रखता हूं तो शेयर होल्डर नाराज होता है, शेयर होल्डर को देता हूं तो फिर एम्प्लॉय चिल्लाते कि सर हमारे लिए हमारी सैलरी का क्या, रॉ मटेरियल कैसे परचेस करोगे, क्रेडिटर को कैसे पेमेंट करूं तो करूं क्या? यही तो डिसीजन लेना है बेटा फाइनेंशियल मैनेजर को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड, कि यहाँ पे जब हम डिविडेंड का डिसीजन लेते हैं तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग द करंट ईयर। अगर अच्छा खासा है तो बोलेंगे ठीक है डिविडेंड देंगे। अगर पैसा ही नहीं मिला, प्रॉफिट ही नहीं मिला तो डिविडेंड कैसे दूं? एस्टिमेशन ऑफ इनकम ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में इनकम आने वाली है बेटा जी, भर भर के डिविडेंड देते कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर में हमारी इनकम कंफर्म है दे सकते हो। लेकिन बेटा कहां इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फ्यूचर में इनकम ही नहीं होने वाली, लॉकडाउन लगने वाला है, कंपनी का सेल डाउन होने वाला है, डिविडेंड मत दे, डिविडेंड को पैसे को बचा के रख, फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ता है, एस्टिमेशन की फ्यूचर में इनकम कितनी रहने वाली है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द पास्ट ईयर। अगर पास्ट ईयर में आपने 25%
क्या पास्ट ईयर में 25% डिविडेंड दिया था, उसके सामने करंट ईयर में 5% दोगे ना, सबके सब चिल्लाएंगे पहले तो 25% दिया था, पहले तो 25% दिया था, अभी 5% क्यों दे रहे हो, हमको तो नहीं, हमको तो 25 चाहिए, 25 चाहिए, 25 चाहिए। अरे इसीलिए पास्ट ईयर को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि पास्ट ईयर में कितना दिया था। अगर पास्ट ईयर में अगर 10 दिया था और अभी आप 40% लोग वाह 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 क्या कमाल कर दिया, मजा आ गई, बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे पास्ट ईयर को भी देखना पड़ता है कि डिविडेंड कितना दोगे। फिर नीड ऑफ प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि आपको कितना प्रॉफिट अपने पास रखना है, क्योंकि उसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए होगा ना, बिजनेस कैसे चलाओगे वरना अगर सारा डिविडेंड दे दिया तो आपको प्लॉफिंग बैक मतलब खुद की रिक्वायरमेंट कितनी है वो भी देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी की कंडीशन मतलब एकदम खस्ता है, एकदम बेकार है, यहाँ पे मांग रही है, लोन ले रही है, उस सिचुएशन में क्या शेयर होल्डर को खुश करने जाओगे? अरे खुद सोचो, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट है तो क्या आप माउंट आबू, क्या आप गोवा, क्या आप मनाली जैसे ट्रिप में जाओगे? क्या नहीं ना। तो वैसे ही तो होता है कि यहाँ पे अगर आपकी हालत खराब है तो आप लोगों को पैसे डिविडेंड के रूप में नहीं दोगे, अपने पास ही रखोगे। लेकिन अगर आपकी हालत बहुत अच्छी है तो बोलेंगे खुश रहना, अपने पास पैसा ही पैसा है बॉस। तो फाइनेंशियल कंडीशन एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ अ कंपनी एट प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है रेशियो ऑफ रिजर्व विद द कंपनी। आपको है ना ये रिजर्व का सर्टेन कंपनी से रिक्वायरमेंट होती है कि रिजर्व एक मेंटेन रखना पड़ता है और उतना ही मैक्सिमम ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं, तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, अगर आपका फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है कि मेरे को कितनी की एसेट लेनी है, 5 लाख की एसेट लेनी है, तो 5 लाख की एसेट लेनी है, इस साल कंपनी के पास 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और आपको 5 लाख की जरूरत है, तो ये जो 2 लाख है उसको हम क्या डिविडेंड देंगे? क्या नहीं, ये हम यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, समझे। नेक्स्ट एटीट्यूड ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर क्या बोलते हैं? कंपनी के डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मजा कर शेयर होल्डर, तो यहाँ पे वो बोलेंगे जी भर के डिविडेंड देंगे। और क्योंकि डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? डायरेक्टर करते हैं, इसलिए डायरेक्टर का एटीट्यूड क्या है वो भी डिपेंड करता है। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी बोलती है कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट कम है तो क्या होगा, लोग भर भर के डिविडेंड देंगे। और अगर वो बोलेगा कि नहीं नहीं टैक्स डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है तो डिविडेंड को कम देंगे। नेक्स्ट लीगल रिस्ट्रिक्शन, आप ऐसे ही अनाप शनाप कुछ भी डिविडेंड नहीं दे सकते, आपको लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट ये क्या होता है वो आप देखोगे सीए के अंदर, कंपनीज एक्ट उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। तो लीगल रिक्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ता है बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ शेयर होल्डर कंपनी, बेटा जी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और मालिक की एक्सपेक्टेशन पूछनी पड़ती है। एक्सपेक्टेशन पूछे बिना अगर उसकी एक्सपेक्टेशन से कम डिविडेंड दिया ना, शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा और चला जाएगा, तेरा शेयर का प्राइस गिर जाएगा, इसलिए शेयर होल्डर को भी पूछना पड़ेगा। बोले बोले बोल तुझको क्या चाहिए? शेयर होल्डर बोलेगा कि मैं कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं 10%, बोलेगा तू 10 कर रहा है मैं तेरे को 12% दे, वो बोलेगा वाह भाई वाह क्या कमाल किया है। तो हमको शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी देखनी पड़ती है। कंडीशन ऑफ अ कैपिटल मार्केट, मार्केट के अंदर बूम चल रहा है, बूम चलता है ना तो तेजी होती है और तेजी के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट आराम से सेल आउट हो जाता है, इसलिए कंपनी डिविडेंड भी देती, जाओ मजे करो, अगली अगली बार वापस आना, अगली बार क्वार्टर में और प्रॉफिट होगा और डिविडेंड दूंगा। लेकिन बेटा कंपनी के कंट्री के अंदर क्या है, रिसेशन क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, रिसेशन के अंदर क्या होता है, रिसेशन के अंदर मंदी होती है जहां पे सेल एकदम डाउन होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल एकदम कम होता है, कंपनी के पास कोई सेल्स ऑर्डर नहीं होते, उस सिचुएशन में कंपनी लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, क्यों? क्योंकि उसके पास ही नेक्स्ट ईयर पता नहीं कि मेरे को पास इतना प्रॉफिट भी हो कि नहीं हो, इसलिए वो बेटा क्या करता है, अपना जो प्रॉफिट है ना उसको बचा के रखता है, ठीक है। तो कंडीशन भी देखनी पड़ती है बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। नेक्स्ट है ग्रोथ रेट ऑफ अ कंपनी, कंपनी इस तेजी से चल रही है, ठीक है, या तो मैं दूसरा बोलता हूं कंपनी का जो ग्रोथ रेट है ना वो इस तरह से, कितना इस तरह से, हर साल कंपनी 25% जंप करी, कितना जंप करी है 25%, अगर 25% हर साल जंप करी, कंपनी भी बोलेगी जा अपने शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कुछ इस तरह का है, ये इस तरह का, जिसके अंदर हर साल कंपनी किससे ग्रोथ करी है, सिर्फ 2%, एकदम स्लो रेट से ग्रोथ, क्या कंपनी बोलेगी कि 12% डिविडेंड? नहीं, अरे मेरा ग्रोथ रेट ही 2% का है, मैं 12% रिटर्न कहां से दूंगा? या तो कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव, कोई कारण से कंपनी के प्रोडक्ट नहीं चल रहे तो कंपनी नेगेटिव के अंदर कहां डिविडेंड डिक्लेयर करने जाएगी, एक तो साला गरीबी में आटा गीला जैसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लिक्विडिटी पोजीशन, कंपनी के पास पैसा, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, अरे पैसा नहीं है तो कहां से देगी, लेकिन कंपनी के पास क्या है, पैसा ही पैसा है, तो वो बोलेगा शेयर होल्डर को, क्या बोलेगा, क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे यूं मरता है।
क्या होता है पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए में, अरे मेरी कहां से गया। ओके, तो देखो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कंपनी के पास इनफ फंड होता है तो वो बारिश करता है शेयर होल्डर के ऊपर, लेकिन अगर फंड नहीं होता ना तो बोलता है बेटा काले आवजो ना प्लीज, आज आज थोड़ा काम छे मारे। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या डिसीजन लिया, डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लिया। यहाँ पे मैं वापस बता दूं, हम जो पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बेसिकली तीन प्रकार की प्रॉब्लम को हमको फेस करना पड़ता है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, एक फाइनेंसिंग रिलेटेड और एक है डिविडेंड रिलेटेड। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एंड डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड देना है कि नहीं देना, और उसके अंदर इतने सारे। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये सारे की ऐसा नहीं कि आपको 15 के 14 पॉइंट याद रखते हैं, मतलब हाँ 7-8 पॉइंट तो हर एक के याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप खाली उसको पॉइंट लर्न करने बैठोगे ना बेटा जी तो याद नहीं कर पाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। लॉजिकली सोचना, कंसेप्चुअली सोचना, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं ना उसको समझो तो आसानी से आप बन जाओ एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर। कि एक कंपनी है रॉकेट स्टार, ठीक है, ये रॉकेट स्टार कंपनी है, तो या तो इसको दूसरा नाम देते हैं रॉक स्टार। रॉक स्टार एक कंपनी है, उसकी आप फाइनेंशियल हेड हो, क्या हो, फाइनेंस के हेड हो। और फाइनेंस के बीइंग अ फाइनेंस हेड आपके पास क्या है, ये प्रॉब्लम आई है कि क्या कंपनी के अंदर डिसीजन, क्या डिविडेंड देना है कि नहीं देना, तो आप कैसे डिसीजन लोगे। ठीक है, तो यहां पे बेटा जी हमने डिविडेंड का भी देखा। तो हमने यहां पे बेटा मस्त अच्छे तरीके से क्या किया, अच्छे तरीके से डिविडेंड का पॉइंट दिया। क्या आई होप आपको आया होगा मजा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो की तरह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल देन बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखना।